नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। देश भर में उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों के नतीजे आने के बाद जिस नतीजे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश की घोसी सीट के बारे में चर्चा हो रही है। इस सीट पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया और समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीते। लेकिन इस चुनाव के साथ में महाराष्ट्र की राजनीति को जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सारे मुद्दे, मसले, मामले और समीकरण ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति के साथ में बिल्कुल हूबहू मिलते हैं। आज के एपिसोड में हम घोसी के चुनाव के साथ महाराष्ट्र कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे और हर समीकरण पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, घोसी में जो चुनाव के नतीजे आए उसमें दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला मामला यानी ये कि बीजेपी ने अपने कैडर पर भरोसा न करते हुए आयाती उम्मीदवार पर ज्यादा भरोसा किया, और दूसरा इस पूरे चुनाव के दौरान मायावती का रुख। मायावती पूरी तरह से साइलेंट रही। उन्होंने कहा कि मेरे वोटर वोटिंग करने न जाएं और अगर वोटिंग करने जाएं तो नोटा का बटन दबाएं। पिछले चुनाव में घोसी की सीट पर 58% मतदान हुआ था, अब की बार 50% हुआ। लगभग 7-7.5% जितना वोटिंग कम हुआ। यानी कि ये वोटिंग पक्का बीएसपी का वोटिंग हो सकता है, ऐसी एक चर्चा चल रही है। दूसरा, 1000 जितने नोटा के वोट पड़े। यह भी चर्चा हो रही है कि ये नोटा के वोट्स बसपा के हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 105 में से 40 जितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो अभी विधायक हैं, जो दूसरी पार्टी से आए हुए आयाती हैं, जिससे बीजेपी के स्थानीय कैडर नाराज हैं। घोसी में भी यही हुआ कि स्थानीय कैडर नाराज हुआ। यहां भी स्थानीय कैडर नाराज है। आयाती उम्मीदवार, बाहर से आया हुआ उम्मीदवार, यहां पर पार्टी तोड़ करके गठबंधन बनाने वाले उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जिनके खिलाफ बीजेपी का कैडर सालों से सड़क पर लड़ते आया है, अब हो सकता है शायद वो प्रत्याशी बने। और तीसरा, बसपा का घोसी में साइलेंट रहना। और महाराष्ट्र में भी इंडिया की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक ऐसी साझा रणनीति पर बात हुई कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां साइलेंट रहिए ताकि माहौल बिगड़े नहीं। तो जो मॉडल हमें घोसी में दिखाई दिया, क्या वैसा ही कुछ मॉडल महाराष्ट्र में भी हो सकता है? अगर होता है तो उसकी बीजेपी की राजनीति पर क्या असर होगी, कितना असर होगा और क्या समीकरण बदल सकते हैं या नहीं? इस पूरे विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनैतिक विशेषज्ञ जयंत माइंडकर जी मौजूद हैं। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हमें ये बताइए कि अभी मैंने पूरा नरेशन दिया और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में दोनों को को रिलेट करने के विषय में प्रयत्न किया, बताने की कोशिश की। क्या आप भी मैं जो बता रहा हूं उस बात से सहमत हैं? ये तो देश की राजनीति में, छोड़िए महाराष्ट्र की, देश की राजनीति में 1989 से जो हो रहा है कि डिवीजन ऑफ वोट्स इज ऑलवेज फेवरिंग बीजेपी। ये जो राजनीति चल रही है राम मंदिर के यहां से जब से चल रही है तब से ये अभी तक चल रही है।
हम महाराष्ट्र में इमीडिएटली आ जाएंगे। दलित और मुस्लिम वोट्स ये ऐसे रहते हैं जो मैं मानता हूं, भले ही बीजेपी के नेता कोई भी दावा करे कि हम वी हैव मेड इनरोड्स, हमको उनके भी वोट मिल रहे हैं, द फैक्ट इज दिस कि इनके जो भी कोई हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10%, महाराष्ट्र में एवरेज है 10% इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो यानी इनके जो 20% वोट होते हैं दोनों कम्युनिटीज मिला के, इसमें से 1% भी बीजेपी को मिलता नहीं। अब आप इमेजिन कीजिए, या तो ये वोट्स डिवाइड हो जाए, भले ही बीजेपी को ना मिले, विच बीजेपी वांट्स, वो अगर डिवाइड हो जाए तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली बीजेपी को ही मिलता है। लेकिन अगर ये एन ब्लॉक 20%, कांग्रेस नेचुरली द मेन राइवल इन महाराष्ट्र बीजेपी का, उनके पास चले गए तो क्या असर हो सकता है? प्रकाश आंबेडकर वो वही काम करते हैं अकोला से, जिसको अकोला पैटर्न बोला जाता है। यहां तक कि एमआईएम ने भी बीजेपी के लिए वही काम किया। लेकिन क्या ये साइलेंट रहेंगे? तो अभी उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि आप इस प्रकार से साइलेंट रह के, जो बीएसपी के बारे में आपने बोला कि बीएसपी ने एक प्रकार से साइलेंट रह के इंडिया को सपोर्ट किया। अब बात यह है, फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में ही बोलूंगा, लेकिन एक सेंटेंस में उनका बोल देता हूं कि ताज कॉरिडोर या जो भी कोई केसेस है, उनके केसेस के लिए एक प्रकार से बीजेपी ने भी, यानी सरकार ने यूं कहेंगे कि उनको दबा के रखा है। इफ यू विल ज्वाइन इंडिया, अगर आप खुलेआम आ गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार से बोला जाता है राजनीति, इसके कोई भी किसी के भी पास एविडेंसेस नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने एक साइलेंट सपोर्टर के तौर पर अपने लोगों को बोला, जो आपने कहा कि या तो आप नोटा डालो, पहले जाओ ही मत, नहीं तो कम से कम नोटा डालो। और विधानसभा में पर्टिकुलर हम जिसके बारे में भी बात करेंगे, विधानसभा में 1000 वोट से तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। 2019 में हमने अगर देखा होगा तो 1500 वोटों से जीतने वाले लोगों की संख्या बहुत है। अब इस मामले में मुस्लिम और दलित तो डिवाइड करने की तो कोशिश हो ही रही है, साथ में बीआरएस अपने केसीआर उनको भी लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये सब करने के बावजूद अब जो प्रेशर आ रहा है, पर्टिकुलरली प्रकाश आंबेडकर और एमआईएम वगैरह इनके ऊपर, कि आप इस प्रकार से बीजेपी को सपोर्ट ना करो, हो सकता है इसी प्रकार से अगर उन्होंने साइलेंट रहने का सोचा, जो मायावती ने उत्तर प्रदेश में सोचा है, एक प्रकार से घोषी रिजल्ट ये सिंपली बता रहा है कि बुआ बबुआ में अगर किसी प्रकार का भी अलायंस हो जाएगा, किसी प्रकार का, तो सामने बीजेपी कुछ भी नहीं है, योगी कुछ भी नहीं है। बुआ बबुआ अगर हाथ पकड़े तो ये एक प्रकार का संदेश है। इसी प्रकार का संदेश अगर एमआईएम और प्रकाश आंबेडकर, ये दो ही मैं बोल रहा हूं पर्टिकुलरली, क्योंकि दलित भले रामदास आठवले बोलेंगे और भी कोई छोटे मोटे ग्रुप बोलेंगे, दलित वो भी आज भी निपोटिज्म जो भी कुछ है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के ग्रैंडसन करके जो प्रकाश आंबेडकर का क्लाउड है, वो उनका क्लाउड अपनी कम्युनिटी में है, ये मानना चाहिए। और मुस्लिम लीग वगैरह कोई भी पार्टीज रहे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो अपना एक प्रकार से जमा लिया है कहीं कुछ कुछ पॉकेट्स में, उसकी वजह से उनका भी जो भी कुछ है। अब ये दोनों इस प्रकार से अगर साइलेंट रहे तो कैलकुलेशन बोलने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लेके लोकसभा का बोल सकता हूं। सोलापुर का रिजल्ट अलग रहता था। सोलापुर में 2019 में जहां सुशील कुमार शिंदे का डिफीट हो गया क्योंकि प्रकाश आंबेडकर उनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो अभी के अभी सुशील कुमार शिंदे वहां आ जाते। ये लोकसभा में अगर इक्वेशन जहां 10,000 से लेके बाद में डिफीट होना वगैरह शुरू होता है, तो विधानसभा में ये इक्वेशन कितना बदल जाएगा। दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि 40 एमएलएज ये बाहर से लाए हुए हैं, बराबर है। उनके बारे में कैडर में एक बात है, भैया ये तो हमारे, सीधी बात है, नमस्ते सदा वत्सले वाले कैडर नहीं, ये तो हमारे नेता नहीं है। उस लेवल के हमारे में जो है वो तो कहीं कोने में बैठे,
जैसे एकनाथ खड़से तो पार्टी से भी बाहर निकाल दिया है। तो ये उनके खिलाफ भी एक प्रकार का गुस्सा है। यहां तक कि महाराष्ट्र में जिनके ऊपर कल तक आप बोल रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, जिनके नाम लेके वो मावळ के पुलिस क्या फायरिंग में जिसमें 4 फार्मर्स मर गए थे, मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले की बात है, हम तो विधानसभा कवर कर रहे थे तब की बात है। वहां से लेके अभी तक अजीत पवार को भाजपा के साथ बैठाने के लिए नाराज ऐसा एक भाजपा में भी गुट है। तो क्या उसका असर होगा? ये ऐसा असर रहता है कि समझो इन्होंने साइलेंट रहने का सोच लिया, बीजेपी कैडर ने। वी आर अनहैप्पी विद दिस डेवलपमेंट, वी आर नॉट हैप्पी कि शरद पवार जैसा आदमी आपके साथ बैठा है। चलिए, हम तो हिंदुत्ववादी है, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। तो इसका भी असर हो सकता है। और ऐसे साइलेंट रहना, महाराष्ट्र की राजनीति में साइलेंट रहना, यानी बीजेपी का कैडर साइलेंट रहना, संघ का कैडर साइलेंट रहना, एमआईएम का साइलेंट रहना, प्रकाश अंबेडकर का साइलेंट रहना, उसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो साइलेंट रहेंगे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है? शेतकरी कामगार पक्ष, सीपीआई, नहीं, उनका कुछ ज्यादा रहा नहीं। तीनों लेफ्टिस्ट जो अपने नाम लिया, इनका कुछ ज्यादा रहा नहीं। और रायगढ़ में उनका है, और उनका जो भी कोई अपने पाटिल परिवार के साथ है उनका, लेकिन उनका कुछ ज्यादा रहा नहीं। सीपीआई सीपीएम का बिल्कुल कुछ भी रहा नहीं। तो ये उनको हम छोड़ देंगे। रही बात कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की, तो वो खुद ही डिवाइड हो चुकी है, उनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। एक तबका ऐसा बोलेगा कि आज भी जब तक शरद पवार है, आज भी मराठा उनके पास है। लेकिन हमने देखा है कि अगर 40 मराठा अगर उनके साथ, अजीत पवार के साथ जा सकते, 40 मराठा राष्ट्रवादी के एमएलए अगर जा सकते हैं, और आज की हेडलाइन ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने, पवार साहब ने ही बोला है कि इन 40 लोगों को हटाओ। एनीवे, ही इज एडमिटिंग दैट कि मेरे पार्टी से 40 लोग निकल गए। तो नेचुरली अजीत पवार को ही अभी सपोर्ट मिल रहा है एमएलएस का। अब वो कार्यकर्ता का रहेगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राष्ट्रवादी, टॉपिक निकल इसके लिए बोल देता हूँ, राष्ट्रवादी ये मेनली मराठा की है, मराठा और महाराष्ट्र में मराठा पॉपुलेशन 32 to 35% है। अब उसमें से एक 20% के वोट्स के ऊपर शरद पवार अपनी 4 जिलों की, 3.5 जिलों की राजनीति करते हैं। अब ये 20% में अगर डिवाइड हो जाए, कम टू द पॉइंट, जो अपना विषय है, एक तबका लेके अजीत पवार, 10% भी लेके अगर अजीत पवार, या 50-50 लेके, या 75, जो भी कुछ है, कुछ भी लेके अजीत पवार अगर बीजेपी के पास चले जाए, तो बीजेपी में जो गैप बनने वाली है नाराज लोगों की वजह से, या साइलेंट लोगों की वजह से, वो कुछ हद तक अजीत पवार भर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मानना पड़ेगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जयंत माइनकर जी, जिस पर हमको हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। अगर टोटल वोट टैली अगर हम गिनते हैं तो 10% अजीत पवार लेके आए, या 12% लेके आए, या 8% लेके आए, या पूरा का पूरा 20% लेके आए, चलो मान ले, तब जाके बीजेपी की टैली भरेगी। लेकिन ओवरऑल टोटल टैली बढ़ेगी। जब बात आएगी एनसीपी की, यानी अजीत पवार गुट की और शिवसेना की, क्योंकि ये दोनों ही अपने बेसिन में आमने सामने लड़ेंगे। बराबर। आप अगर ये कहेंगे यवतमाड़ में जाके लड़े, भंडारा में जाके लड़े, आप मुंबई में जाके लड़े, तो उनका एप्लीकेबिलिटी 0 बनता है। इन दैट केस, मैं जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको कि मुंबई से जुड़ा हुआ एग्जांपल दे देता हूं, कल्याण। तो कल्याण में बीजेपी इतने लंबे समय से तैयारी कर रही है श्रीकांत शिंदे को चुनाव हराने। अब
श्रीकांत शिंदे बनेंगे बीजेपी और शिवसेना के संयुक्त उम्मीदवार। ऐसे में श्रीकांत शिंदे के वोट डिवाइड होंगे, क्योंकि श्रीकांत शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे गुट होगा। बीजेपी के वोट डिवाइड होंगे, क्योंकि बीजेपी का नाराज गुट जो इतने समय तक एकनाथ शिंदे के खिलाफ काम कर रहा था, वो क्या करेगा, किस मुंह से जाके वोटरों के पास जाएगा। ये पूरे एरिथमेटिक में जो बिगड़ी हुई थाली है, उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां कांग्रेस पार्टी या फिर एनसीपी पार्टी या फिर अन्य दल चुनाव जीते। क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल सही बात है। और आपने, मैं उनका अपोजिशन का ये भी बोल देता हूं आपको, कैंडिडेट वो रहेंगे आनंद परांजपे, राष्ट्रवादी के। अभी मुल्क राष्ट्रवादी के थे, फिर शिवसेना में थे। अभी मेरे ख्याल से अभी तक वो शरद पवार के साथी है कि वो एकनाथ शिंदे में मेरे ख्याल से नहीं गए हैं अभी तक। नहीं गए। हाँ, नहीं गए हैं अभी तक, तो नहीं गए ना, तो नेचुरली वही कैंडिडेट होंगे। और ये प्रॉब्लम आने वाले हैं हर जगह पे। इसी प्रॉब्लम को इन अ वे, ये जो गैप बनने वाली है, ये गैप को सीमेंटिंग करने के लिए ये जो दो पार्टियां लाई है 40-40 लेके, इस गैप को बीजेपी जानती है कि ये गैप है। हमारी पहुंच कितनी है, तो 2014 में अभी हमने 31% लेके हम सत्ता में आए थे। 2019 में हम 37.5% लेके आए थे, बट दैट इज आवर लिमिट। ये 30 to 35 एवरेज इज आवर लिमिट। व्हाट अबाउट रेस्ट 65? अब ये पार्टी क्या करती है, डिवाइड जितना करो या तो साइलेंट रखो ताकि हमारा झंडा लहराते रहे। अब ये प्रॉब्लम है कि श्रीकांत शिंदे के बारे में वो एक बहुत ही अलग है, क्योंकि केवल श्रीकांत शिंदे का, तो क्या एकनाथ शिंदे एक्सेप्ट करेंगे अपने बेटे को विड्रॉ करने का? इन सिंपल अप्रोच, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं तो करेंगे। हो सकता है नहीं करेंगे। वो अपना सीएम शिप छोड़ देंगे, जो हमने कई बार प्रेडिक्ट किया है कि हो सकता है अजीत पवार सीएम बनेंगे, लेकिन वो किसी भी हाल में श्रीकांत शिंदे को विड्रॉ नहीं। तो ये तो तय है। तो यानी वहां थोड़ा सा कास्ट लाइन पे बनेगा क्या? अब वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी कल्याण डोंबिवली, वो अपर कास्ट जिसको हम बोल सकते हैं ब्राह्मण्स एंड ऑल दैट, ये डोमिनेंट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, वो भी मराठी। अब वहां इनरोड्स कौन करेगा? तो परांजपे भी ब्राह्मण है और श्रीकांत शिंदे मराठा है, तो उसको एक बहुत ही अलग तरीके से लेना चाहिए। वो एक फिर भी जो आउटकम होगा, अगर ये तीनों पार्टीज का अलायंस रहेगा और बीजेपी जिसको बोलते हैं नाराज, क्योंकि बीजेपी ऑफ कोर्स इज द पार्टी ऑफ अपर कास्ट, ये मानना पड़ेगा, भले ही वो ना माने, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि वो सिर्फ अपर कास्ट की पार्टी है। तो उनमें जो वो नाराज लोग रहेंगे, वो अगर साइलेंट रहेंगे, तो सीधी बात है श्रीकांत शिंदे का जीतना पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही प्रॉब्लम, जैसा मैंने सोलापुर का उदाहरण दिया, जैसा आपने कल्याण का उदाहरण दिया, ऐसे ही प्रॉब्लम ये शिवसेना का अलायंस कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ होने की वजह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया है। एक सेंटेंस सिर्फ कि अजीत पवार मराठा कम्युनिटी के, जो हमने 20% की बात की, आउट ऑफ 30 to 20 समझो, अगर पवार साहब लेके जाते तो 20 में से कम 10 तो भी अजीत पवार लेके जाएंगे, इसकी हम भी गारंटी, इतना तो लेके जाएंगे। ये बात तो लेकिन क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना का जो अपना बॉम्बे ठाणे का, मुंबई ठाणे का जो या कोकण का वोटर क्लास है, वो कितना लेके जाएंगे? तो उनका जो वोटर क्लास है उसमें से कितने परसेंट आएंगे, इसके बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज भी है। क्योंकि यहां पवार सरनेम है और यहां ठाकरे की जगह शिंदे सरनेम है। सिंपल टर्म्स में यही प्रॉब्लम है। इसकी वजह से शिवसेना को जितने वोट्स मिलते हैं उसमें से कितने ट्रांसफर होंगे, इसके बारे में बहुत बड़ा डाउट है। और दैट इज द रीजन कि शिंदे को लेने के बाद बीजेपी थिंक टैंक को जरूरत पड़ी कि हमको एक ऐसा नेता चाहिए
हु कैन एटलीस्ट टेक सम वोट्स, और फिर उन्होंने अजीत पवार को लिया। तो ये प्रॉब्लम रहेगा। और इन सिंपल टर्म्स घोसी से अगर कंपैरिजन करना है तो महाराष्ट्र जो सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है, फर्स्ट ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट अगर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में यहां से उन्होंने मेरे ख्याल से 2019 में कुछ 43 या 44 उनके आए थे कि 42 बीजेपी के, उतनी मैसिव लैंडस्लाइड विन 2024 में विथ द थ्री पार्टी अलायंस, और साथ में एक नाराज तबका बीजेपी का जो साइलेंट रहेगा, क्योंकि ये ऐसे इंपोर्ट, जिसमें से सबसे बड़ा नाम आपने लिया श्रीकांत शिंदे का, ये जो इंपोर्टेड है। हमारे यवतमाल में जाएंगे भावना गवली, उनको भी वो हम इंपोर्टेड बोल सकते हैं, बाहर से लाए हुए बोल सकते हैं, एक्सपोर्टेड बोल सकते हैं। तो ये जो नाराज तबका है, ये क्या करेगा, साइलेंट रह के क्या करेगा, कुछ बता नहीं सकते। तो क्या वो उनको जितना महाराष्ट्र से 42 जो भी कुछ मिला है उतना सब कुछ मिलेगा? तो मुझे तो लग रहा है वो आधे तक गए तो भी ठीक रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयंत माहिनकर जी, आपने बहुत ही डिटेल में हमारे साथ बात की। तो दोस्तों, घोसी के उपचुनाव, उसका महाराष्ट्र कनेक्शन भी है, और इस उपचुनाव के नतीजों को, महाराष्ट्र के नतीजों को या फिर होने वाली प्रोबेबल परिस्थिति के साथ में कंपेयर करना इस समय जरूरी है। देखने वाली बात यह है, क्या जो यूपी में हुआ बिल्कुल वैसा ही महाराष्ट्र में भी होता है या नहीं। दोस्तों, आप इस चर्चा के साथ सहमत हैं या नहीं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।